तो सबको क्लियर है। सबसे पहला श्री गणेशाय नमः करके चैप्टर के ऊपर नाम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं लिख रहा हूं नाम, टेंशन मत लो। सब लोग हेडिंग डालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सब लोग बुक के अंदर हेडिंग डाल दो और सबके कैमरे वापस बंद हो चुके हैं। तुमको स्क्रीन पे देखना है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि पढ़ाई कर रहे हो यार तुम लोग। इसमें बहुत सारे लोगों का 12th में टॉपिक हुआ रहेगा, बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत आता रहेगा, बहुत सारों को पूरा परफेक्टली आता रहेगा। जिनको परफेक्टली आ रहा है अच्छी बात है, फिर तुमको ये सब लेक्चर बैठना है। तो देखो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तुमको नया सीखने मिलेगा, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तुमको नया सीखने पक्का मिलेगा, ये मेरा कमिटमेंट है तुमसे, ठीक है। चलो तो अभी ना ये जो चैप्टर का नाम है, पहले तो हम चैप्टर के नाम को समझते हैं। सबसे दो वर्ड है चैप्टर के नाम के अंदर, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है सोल प्रोप्राइटर। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ओके, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाने से पहले ना बेटा तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम धंधा क्यों करते हैं? कॉमर्स वाले बच्चे हो ना, मुझे जवाब देते जाना, मुझे रिप्लाई देते जाना। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न profit. To earn profit. टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सब लोगों का ऐसा मानना है सर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ प्रॉफिट कमाना है इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? तुम प्रॉफिट किसको बोलोगे? सर जो अमाउंट हमने लगाया उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? एक्स्ट्रा अर्निंग्स? नॉट एक्स्ट्रा सर जो अर्निंग्स। अमाउंट लगाया, हाँ सर हमने जो अमाउंट लगाया उसका एक्सपेंस सब निकाल के जो हमें मिलता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसमें से सब एक्सपेंस लेस करने के बाद जो पैसा हमारे हाथ में बच गया हम उसको क्या बोलते हैं सर? प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। एनी अदर पर्सन बोलने को, अपने मधुर आवाज सुनाने को शर्म आ रहा है तो मुझे यहाँ पर ये दे सकता है, चैट बॉक्स पे लिख के दो। देखो सबका पार्टिसिपेशन रहेगा तो मजा आएगा, समझने को भी और पढ़ाने को भी और पढ़ने को भी। बताओ और प्रॉफिट का मतलब क्या? सर सेल करने के बाद जो पैसा मिला उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो तो जो पैसा बचा वो प्रॉफिट। वाओ सर, सेल्स हमने बटर बिजनेस कर रहे हैं मतलब कुछ तो बेचते हैं हम लोग। बेचने के बाद जो पैसा मिला उसमें से सारे खर्चे निकाल दो, फिर जो बचा वो प्रॉफिट। यस, स्नेही ने राइट आंसर दिया सर। टोटल कॉस्ट रेवेन्यू में से निकाल दो, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दो, जो बचा हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। एनी अदर? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड। चलो तुमको प्रॉफिट के बारे में तो कनेक्ट, तो बताओ कैसे, मुझे समझेगा कैसे मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ? मैंने बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करके मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कुछ खरीदा सामान, वो सामान को बेचा, मैंने बहुत सारे खर्चे किए, मेरे वहां पे लोग काम कर रहे थे मैंने उनको पगार दिया, मेरे जगह था जगह का रेंट दिया, मेंटेनेंस दिया, गवर्नमेंट को टैक्स भी भरा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, दुनिया भर के मैंने खर्चे किए। वो खर्चा लेस करने के बाद जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये सब गिनेंगे कैसे? मेरे को गिनना तो पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये साल प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट गिनेंगे कैसे? हाउ टू? सर हर महीने का सर हर महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम। लेजर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
हर महीना बनाएंगे और लास्ट में उसका एक सम अप करेंगे एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ओके नाइस। तीसरे लिखा है सर अर्निंग मोर देन इन्वेस्टेड, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। सही है योगेश। समृद्धि, मिले हुए इनकम में से एक्सपेंस छोड़ के बचा हुआ पैसा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सब करेक्ट हो। अभी मेरा क्वेश्चन यह है प्रॉफिट गिनेंगे कैसे? गिनना तो पड़ेगा, तो मेरे को पहले तो ऐसा एक समरी बनाना पड़ेगा। पूरे साल में मैंने इतने रुपए का सामान बेचा, बेच के इतना पैसा आया। पूरे साल में मैंने इतना खर्चा किया, खर्चा करके इतना पैसा गया, अभी मेरे पास इतना पैसा बचा है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो ये जो हम हिसाब जहां पे करते हैं, ये जो हिसाब हम जहां पे करते हैं, जो चीज कर, देखो हम कॉमर्स स्टूडेंट है ना, इसलिए हम लोगों को ये सब वर्ड्स पता होता है। जो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक लॉयर भी चलो कॉमर्स में से निकलता है, ये लोग सब कैसे निकालते रहेंगे? वो लोग क्या करते रहेंगे? हाँ, आज इतना डॉक्टर को, आज इतने पेशेंट को चेक किया, इतना पैसा आया। ये पूरे ईयर का समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब मैं इनकम और एक्सपेंस का समरी बना दिया पूरे साल का, कि मैंने इतना इतना पैसा आया था, इतना इतना एक्सपेंस हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो मुझे मेरा पता चल जाएगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? समरी बोलते हैं, बराबर है। अकाउंट्स के लैंग्वेज में ना उसको ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट जिसमें which show financial position। बेटा हम सिर्फ प्रॉफिट वर्ड नहीं बोल सकते ना, लॉस भी हो सकता है। जो भी वो अपना बिजनेस का पोजीशन है कि बिजनेस में आज इतने रुपए का प्रॉफिट है, आज बिजनेस पे इतने रुपए का लॉस है, बराबर है कि? तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा? एक फिनेंशियल पोजीशन है, एक स्टेटमेंट है। वो क्या बताता है? फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक सिंपल स्टेटमेंट बनाया है हमने। एक सिंपल हमारा क्या है बेटा? एक हिसाब है जो बताता है कि ये बिजनेस में ये साल में इतना खर्चा किया, इतना इनकम किया, लास्ट को इतना पैसा मिला। मुझे बताओ, आज तक किसी ने बीके नहीं पढ़ा है, फिर भी उसको ये तो लैंग्वेज जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको बीके पता ही नहीं है? स्किल बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अब तक ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड यूज ही नहीं किया। मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट मतलब क्या? इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस। मेरा इतना इनकम है, मेरा इतना एक्सपेंस है, तो मैंने एक पेज पे लिख दिया मेरा इतना इनकम है, मेरा इतना एक्सपेंस है, इन दोनों का डिफरेंस इज माय प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो हम लोग एक पेज पे लिख रहे हैं, ये जो समरी बना रहे हैं, उसको ही अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या है बेटा? एक ये स्टेटमेंट है जो बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन बताता है कि आज बिजनेस की लेवल क्या है, आज बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, आज बिजनेस पे कितना एक्सपेंस है। ये सब करने के दौरान पूरे साल में बिजनेस के पास कितना पैसा बचा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर हम रोज प्रॉफिट लॉस निकालने नहीं बैठते। देख, मैंने चैप्टर का नाम लिखा है बेटा, प्रेम। तो चलो फटाफट, सोल प्रोप्राइटरशिप मत लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखो पहला। आई विल एक्सप्लेन, टेंशन मत लो।
चलो लिखा इतना। यस सर। अभी पहले तो मतलब समझो, मैंने और चीज लिखी इसके अंदर कि सर फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो बता दिया। देखो हम जो समरी बना रहे थे ना, समरी को 3 टुकड़ों में तोड़ना है हमको। ये समरी को क्या करना है, 3 टुकड़ों में तोड़ना है, बराबर है। ये 3 टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया तो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गया। तो ये 3 टुकड़े हैं क्या, तो अभी फिलहाल नाम मैं बता रहा हूँ और नाम का एक एक का मैं हाईलाइट दूंगा, फिर एक एक अकाउंट को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अपना एक एक लेक्चर समझ के चलो, एक एक अकाउंट के पीछे जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू, आज समरी बता रहा हूँ मैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये मेन अकाउंट है। क्यों मेन अकाउंट है पता है, ये तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। अभी सर अभी क्या नया वर्ड निकाला उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पता था सर, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। अभी पहले तो एक चीज समझो बेटा, सामान खरीदना, सामान बनाना, मैं जो बेच रहा हूँ वो बेचने वाला चीज या तो खरीदना पड़ेगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे बनाना पड़ेगा। बता वैसे ना बिजनेस कैसे होता है, या तो एक मैन्युफैक्चरर वाला बंदा रहेगा तो खुद बनाएगा और बेचेगा, या तो अपने वहां पे जो किराना स्टोर वाले और जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और खरीदते हैं। और बेचते हैं। अभी जो खरीद रहे हैं खर्चा लगेगा, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बनाने का खर्चा लगेगा। हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं तुमको, मैं बना रहा हूँ उसका कुछ खर्चा लगेगा, मैं सामान बेच रहा हूँ तो उसके लिए मुझे खरीदना पड़ेगा, तो खरीदने का कुछ खर्चा लगेगा, विच इज कॉस्ट ऑफ Yes, sir. परचेस। ये जो खर्चा है ना, ये जो खर्चा है ना, जो डायरेक्टली मेरा जो सामान है उसके रिलेटेड का है, ऐसा कोई भी खर्चा जो मेरे सामान के रिलेटेड का है, ऐसा कोई भी खर्चा जो मेरे सामान से रिलेटेड है, वैसे खर्चे को हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे खर्चे हो गया बोलते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मेरे किससे रिलेटेड है बेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा है वो सब खर्चे को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब बनाने में या तो खरीदने में? दोनों के। अगर तू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो तेरा बनाने का खर्चा, और तू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी तो भी देखो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तेरे वहां पे काम करने वाले वर्कर्स को रखना पड़ेगा, तो वर्कर्स को तेरे को वेजेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एक वर्ड पे आऊंगा, वर्ड का मतलब क्या होता है। फिलहाल मैं तुमको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, इट्स रिलेटेड टू योर फैक्ट्रीज, या तो तुम्हारा गोडाउन से रिलेटेड का खर्च है, जहां पे तुम लोग सामान लाने से लेके सामान बनाने वाला खर्चा, ये सब खर्चा क्या है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ना हम लोग क्या करते हैं, पहला ये गुड्स खरीद के लाया, गुड्स आएगा तो फुकट में नहीं आता ना। अगर मैं समझो मैं मैगी बेच रहा हूँ, मैं मैगी का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैगी और सिल्क का, मैं अगर मैगी और सिल्क बेच रहा हूँ तो मुझे पहले तो किधर से मैगी ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी जब मैं मैगी ऑर्डर कर रहा हूँ तो बताओ वैसे नेस्ले वाला मेरे से मैगी का पैसा लेगा? नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसा स्नेही कुछ नहीं आता, यहाँ पर स्नेही ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, मैं मैगी मंगवा रहा हूँ, तो मैगी जब मैं मंगवा रहा हूँ तो मेरे से वो नेस्ले वाला मैगी का पैसा तो लेगा। उड़ के आएगा क्या मैगी, मैगी उड़ के आएगा क्या? No, sir. वो गाड़ी वाड़ी टेम्पो वेम्पो किधर तो आएगा कि नहीं। तो मैगी पहुंचाने का Yes, जो sir. खर्चा हुआ है, मैगी पहुंचाने का मेरे गोडाउन तक मैगी पहुंचाने का जो खर्चा हुआ है वो भी मैगी के ऊपर ही हुआ है ना, वो मैगी के रिलेटेड ही है ना खर्चा। मतलब सामान Yes, गोडाउन sir. में आने तक का ये खर्चा मैगी के लिए हुआ है। ये सब खर्चे को क्या बोलता हूँ मैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, विच आर द डायरेक्ट रिलेटेड टू द मैगी, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैगी। अच्छा, फिर ये मैगी बेचूंगा मैं, मैगी आ गया, फिर ये मैगी में क्या करूंगा, बेचूंगा, मैगी बेच के मुझे पैसा मिलेगा,
बताओ ये पहला तो मैगी बेच के मुझे पैसा मिलेगा। मेरा मेन धंधा ही है मैगी बेचना, तो वो बेच के जो पैसा मिलेगा मैं उसको क्या बोलूंगा बेटा, डायरेक्ट इनकम। उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम। कि मेरा मैगी और मैगी खरीदने का जो खर्चा था वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी सबसे पहला ये जो मेरे को मिलेगा ना वो मेरा बेसिक प्रॉफिट है, डायरेक्ट इनकम। मैंने 1000 रुपए का मैगी खरीदा, ये मैगी को मैंने 1800 रुपए में मार बेचा, जो 800 का प्रॉफिट है ना बेटा मेरा, ये मेरा कच्चा प्रॉफिट है। इसमें से मेरे बहुत सारे खर्चे लेस करना बाकी है, और पहले सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जो मैगी के ऊपर खर्चे हुए थे मेरे, वो मेरे मैगी के ऊपर खर्चे हुए थे। अभी देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू मैगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैगी नहीं बिका तो क्या मेरा रेंट वाला मेरा रेंट छोड़ने वाला है क्या? तुम्हारा मैगी नहीं बिका भाई, मैं क्या करूं? मुझे उसको तो रेंट देना ही है। लाइट बिल वाला मेरे से लाइट बिल छोड़ने वाला है। मेरे वहां पे मैंने सीए को अपॉइंट किया हुआ है, वो सीए उसका सैलरी छोड़ने वाला है। हेलो कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर दो मेरे को। तुम्हारे कैमरे सबके वापस बंद हो गए बेटा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं छोड़ेगा वो, पैसे ले बिना छोड़ेगा नहीं आपको। अभी लॉकडाउन है, ऑनलाइन सब बिजनेस हो रहा है, फिर भी मेरे को रेंट का पैसा तो भरना ही पड़ रहा है। वो ऐसा बोल रहे बच्चे नहीं आ रहे तो पैसा मत देना। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? बच्चे के ऊपर मैंने नोट्स का खर्चा किया, फैकल्टी का जो पेमेंट किया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनकम के तुम्हारे पास से जो मुझे फी आया, अभी बच्चे हो या नहीं हो, मुझे रेंट तो पे करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही है, फैकल्टी को पगार तो देना ही है, भले 100 बच्चे हो, 10 बच्चे हो या 20 बच्चे हो मेरे पास। तो ये सब खर्चे क्या है बेटा, जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना उससे रिलेटेड है ही नहीं। ये प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, प्रोडक्ट आया नहीं आया, स्टिल मुझे ये सब खर्चे तो करने ही करने हैं, स्टिल मुझे ये सब एक्सपेंसेस करने ही करने हैं। दैट्स व्हाई ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, which are not directly related, which are not directly related to your core business। कोर बिजनेस, तुम्हारा जो मेन बिजनेस है मैगी बेचना, सिल्क बेचना, वो बिजनेस हो या ना हो, सामान बिके नहीं बिके, देखो मैंने सामान मैगी खरीद के रख दिया मार्च महीने में ना, लास्ट लॉकडाउन में मैंने पूरा गोनी भर के मैगी खरीद के रखा था, पूरा गोडाउन भर के, और फिर लॉकडाउन लग गया। अभी मैगी बिके कि नहीं बिके, मेरा दुकान बंद हो गई, मैगी मेरी नहीं बिकने वाली, बट स्टिल मुझे मेरा गोडाउन का रेंट देना है, मेरे वहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी देना है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मुझे स्टेशनरी का पैसा लगने वाला है, मेरे वहां पे जो सीए काम करता है मुझे उनको पैसा देना है, मेरे वहां पे जो अकाउंटेंट काम करते हैं मुझे उनको पैसा देना है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, खर्चा तो है, तो उसका भी किधर प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो हम लोग को सब खर्चे लेस करना है। देखो हम कॉमर्स स्टूडेंट के पास लोग इसलिए आते हैं कि हम पूरा सिस्टमैटिकली काम करके उनको बताते। कैसे बताते बेटा? सिस्टमैटिकली हम उसको बताते, देख तेरा मेन बिजनेस से तेरे को इतना प्रॉफिट हुआ था, बट साथ में तेरे ये सब खर्चे भी है, तेरे को ये सब खर्चे भी तेरे को क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, तो तूने ये सब खर्चे भी पे किए। ये सब खर्चा पे करने के बाद तेरे पास जो बचा वो तेरा प्रॉफिट है। ये सब पे करने के बाद तेरे पास जो बचा वो तेरा क्या है बेटा, प्रॉफिट है। So there is some indirect expenses, there is some indirect income। अच्छा what do you mean by sir indirect income? मेरा मेन बिजनेस क्या है, मेरा मेन बिजनेस क्या है, मैगी बेचना या सिल्क बेचना। ये छोड़ के मुझे देखो, ये मेरा मेन बिजनेस है, मैगी बेच के सिल्क बेच के जो पैसा आएगा ना वो मेरा डायरेक्ट इनकम। वो छोड़ के मुझे कहां से भी पैसा आ रहा है। अभी आप एज एन क्लास की बात करूं तो मेरा मेन इनकम क्या है, फीस ऑफ स्टूडेंट, और मेरा मेन रोल ही वही है काम करना। तुम्हारे पास से जो फीस आएगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम है, वो मेरा मेन इनकम है। एम आई करेक्ट? क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? यस सर। मेरे को कोई इनकम आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मेरे को कोई इनकम आ रहा है, कैसे? मेरा एक प्रॉपर्टी है क्लास के नाम का, मैंने खरीदा, वो मैंने भाड़े पे दिया है, मेरा मेन काम वो है क्या? नहीं, पर मुझे वहां से रेंट मिल रहा है।
मैंने क्लास के नाम पे थोड़े शेयर खरीद के रखे हैं, मैंने क्लास के नाम पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से मुझे पैसा रिटर्न मिल रहा है, उधर से मुझे कुछ इनकम आ रही है। मैंने मेरे क्लास के नाम से कुछ एफडी बना के रखी है, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब क्या है मेरा मैं धंधा करूं या नहीं करूं फिर भी मुझे वो इनकम आने वाली है। जैसे ऊपर था, मैं सामान खरीदूं या नहीं खरीदूं, बेचूं या नहीं बेचूं, फिर भी ये सैलरी रेंट मुझे भरना ही है। वैसे ही मैं सामान बेचूं या नहीं बेचूं, ये सब इनकम तो मुझे ऐसे एफडी का इंटरेस्ट बैंक देने ही वाला है। मेरा जगह मैंने रेंट पे दिया तो रेंट का पैसा मुझे मिलने ही वाला है। तो ऐसा कोई भी इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट हुआ तो है ना, बिजनेस का इनकम है, तो ऐसा कोई भी इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम हम लिखते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, और इधर से एक प्रॉफिट निकालते हैं, जो प्रॉफिट का नाम है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, कच्चा प्रॉफिट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट मिलता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कि मेरा बिजनेस का कोर एक्टिविटी करके, कोर एक्टिविटी मैगी और सिल्क बेच रहेगा, मैं कितना भी जगह भाड़े पे दे दूं, मुझे जो इनकम मिलने वाला है वो मेरा मैगी या सिल्क के इनकम से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो इनकम बढ़ा है तो मेरा मैगी बेचना मुझे बंद कर देना चाहिए, लॉजिकल है ना। मैगी बेच के 1000 रुपए मिल रहा है, इंटरेस्ट मुझे 10,000 मिल रहा है, तो मैगी बेची क्यों रहूं, समझ रहे। तो क्या बोला इन्होंने, सबसे पहला मुझे क्या मिलेगा, कच्चा प्रॉफिट। ये कच्चे प्रॉफिट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रिपीट करो, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ रहे। सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम करके जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा, ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है, मैंने ये कमाया है। तो जितने खर्चे थे सब लेस हो गए, जितनी अदर इनकम थी सब मुझे मिल गई, और ये जो प्रॉफिट मिलेगा ना, मैं उसको बोलता हूँ बेटा, ये एक्चुअल में बिजनेस में कमाया है, और ये गिनने के लिए ही हमने इतनी मगजमारी की है, which is called as नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो तुम प्रॉफिट बोलते हो ना, एक्सपेंस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट अपने पास बचा है, वो प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये वो वाला नेट प्रॉफिट है कि पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो एक प्रॉफिट बच गया, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए फिर एक प्रॉफिट बच गया, तो ये फाइनल जो प्रॉफिट बचा, ये एक्चुअल में बिजनेस में ये साल कमाया हुआ प्रॉफिट। चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी के दिमाग के ऊपर से कुछ गया, यस सर अभी क्लियर। तुम्हारा डाउट अभी फटाफट अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर तुमको डाउट्स के लिए टाइम दूंगा, तुम डाउट पूछते जाओ। डाउट नहीं है तो एटलीस्ट लिखो नो डाउट है, तो मुझे समझे क्लियर हुआ है तुमको। फटाफट फटाफट फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। डाउट है तो डाउट बोलो, नहीं है तो नो डाउट सर, आगे बढ़ो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस समझा देता हूँ। हाँ, एक बार ग्रॉस वापस समझाता हूँ। देखो, बिजनेस के एक्सपेंसेस को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया। दैट इज, एक होता है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम फॉर इनकम भी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। ये लिखना मत है, ये वाला पार्ट लिखना मत, ये वाला पार्ट कोई भी लिखना मत, हाँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा होगा। इनकम भी दो टाइप की होती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या पता है, ये जो मेरे प्रोडक्ट का एक्सपेंस है, ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट मेरे पास तक पहुंचने के लिए जो जो खर्चा हुआ है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। ये प्रोडक्ट बेच के मुझे जो पैसा मिला, दैट इज बाय सेल्स, वो मेरा डायरेक्ट इनकम। तो मेरा ये जो मेन बिजनेस है, प्रोडक्ट खरीद के बेचना, उसमें से मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
बट ये प्रॉफिट गिनते टाइम मैंने बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे इनकम को नहीं लिया जो मेरे प्रोडक्ट बेचने और लेने से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने वही खर्चे लिए जो प्रोडक्ट खरीदने का हुआ और प्रोडक्ट बेचने का हुआ। ये ऐसी बात हो गई बेटा, तुम किधर से सामान ला के बेच रहे हो और तुमने बोला मेरा इतना प्रॉफिट हो, बट तुमने बाकी खर्चे तो गिरे ही नहीं। तो जो घर में रह रहे हो उसका रेंट, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब भी खर्चे लगते हैं ना, वो खर्चा कौन गिनेगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर कच्चा प्रॉफिट है, इसमें से अभी भी बहुत सारे खर्चे और बहुत सारी इनकम लेस होना बाकी। तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इनकम गिनी जो सेल हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस गिना जो मेरा परचेस हुआ, और परचेस के ऊपर जो मेरे को वेजेस लगा, कैरेज लगा, कैरेज का मतलब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा। मैंने बोला ना उड़ के नहीं आएगा मैगी, वो मैगी वाला टेम्पो में भेजेगा तो टेम्पो का जो खर्चा लगेगा मेरे से वसूल करेगा भाई, तेरे को मंगाना था ना, बट भाई भर वसूल कर भाई टेम्पो का खर्चा। तो ये जो खर्चे लगे जो सिर्फ मैगी के रिलेटेड था और मैगी बेच के इतना पैसा आया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, हम उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बट ये छोड़ के भी मेरे वहां पे दूसरे एम्प्लॉय जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, मेरा एक जगह है फैक्ट्री का, एक रेंट भरना है मुझे, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ये सब तो मैगी नहीं रहता तो भी मेरे को लगने वाला था। तो ऐसे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम मैगी बेच के मेरा और बिजनेस है जहां से मुझे पैसा मिलता है कि मैंने बहुत सारा एफडी बना के रखा है, वहां से इंटरेस्ट मिलता है, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, वहां से मुझे कुछ रिटर्न मिलता है, तो मेरा इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इनकम और एक्सपेंस को कंसीडर करके फाइनल जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वैसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लेस करूंगा, इनडायरेक्ट इनकम में बताऊंगा तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ये सब एडजस्ट करके फाइनल जो मुझे आंसर मिलेगा ना, वो मेरा नेट प्रॉफिट है। ये एडजस्ट कैसे कर ले वो हम लोग सीखेंगे। हाँ, ग्रॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेते, ग्रॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेते। क्लियर है यहाँ तक? सर एक और बार रिपीट करो ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वाला एक और बार रिपीट करो ना। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का इनकम और एक्सपेंस का टोटल का डिफरेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में जो तूने खर्चे लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो तूने इनकम लिखा, उसका जो डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। कि ये तेरा एक्चुअल कच्चा प्रॉफिट है, इसमें से अभी भी कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम लेस होना बाकी है। जब मैं बाकी के खर्चे भी लेस कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम लिखेंगे, वो एडलेस करके फाइनल में जो लास्ट एक आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो पहला एक अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। सिस्टम है बेटा, पहला ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। तो सबसे पहला ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग में से तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम तुम लिखोगे, उसको जैसे बंद करोगे वहां से तुमको एक अमाउंट मिलेगा जिसको तुम नाम दोगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिजनेस का एक कच्चा प्रॉफिट। उसके बाद तुम एक अकाउंट बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम लिखोगे, और वहां से तुमको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो आई थिंक तो मुझे ऐसा लगता है सबको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब क्लियर होता गया रहेगा धीरे धीरे। मैंने अभी तक अकाउंट्स का ऐसा कोई Yes, बड़ा sir. वर्ड यूज नहीं किया, ऐसा मैंने कोई बड़ा वर्ड यूज नहीं किया। यस सर। सबको क्लियर है? सर यस सर। हाँ बेटा बोल। सर डायरेक्ट मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है ना, सिर्फ सब कुछ? यस 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 यस। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता ना, बिजली बिल भरा? थोड़ा सा सोच लेगा, मेरा सामान नहीं बिका, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला मेरे को छोड़ने वाला है क्या? मुझे कंपलसरी भरना पड़ेगा नहीं। तो ट्रेडिंग में नहीं आता। मेरा रेंट वाला मेरे को छोड़ने वाला है क्या? मेरा सामान नहीं बिका, एक काम कर, तेरा धंधा नहीं हुआ तो रेंट मत भरना, छोड़ने वाला है वो मेरे को। मतलब मेरा बिजनेस हो कि नहीं हो, मुझे वो खर्चा करना ही करना है।
मुझे वो खर्चा करना ही करना है। इट इज नॉट रिलेटेड कि मैं मेरा सामान बेच रहा हूँ, मेरा सामान हो रहा है। अभी क्लास पे 50 बच्चे हो या 100 बच्चे हो या 150 बच्चे हो, मुझे फैकल्टी को तो पेमेंट उतना ही करना है। फैकल्टी तो थोड़े बोलने वाली है 50 बच्चे तो मेरे को 150 बच्चे जब इतना पेमेंट लास्ट ईयर तक करते थे, इससे 60 बच्चे 80 बच्चे आपके पास, आप इतना ही पेमेंट करो, वो मुझे थोड़ी ऐसा बोलने वाली है। तो कितने ही बच्चे, मेरे पास 20 बच्चे रहते तो भी मुझे उतना ही पेमेंट करना था, 50 बच्चे तो भी उतना ही करना है, 80 बच्चे हैं तो भी उतना ही करना है। वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। मेरा रेंट वाला बोलेगा आपके पास बच्चे नहीं तो आप पैसा मत दो, बाद में जब बच्चे आएंगे तब पैसा देना। तो सेम तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट अगर तुम नहीं बेच सकते फिर भी तुमको कुछ खर्चे करना है, करने ही करने। वो बिका नहीं बिका कुछ भी हुआ, तुम्हारा वो खर्चा नहीं रुकने वाला है। अगर वो खर्चा नहीं रुकने वाला है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। किसी को अपने भाषा में लिखना है तो लिख सकता है बेटा, बिंदास, हिंदी मराठी गुजराती तमिल तेलुगु सर, एक तुमको और जो डाउट लैंग्वेज आता है। बोल बेटा बोल। सर, मैगी मंगवाया मैंने, तो जो बंदा मैगी टेम्पो से लेके आ रहा है वो अपना पैसा लेगा, हाँ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना, बस क्योंकि वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है मेरे। प्रोडक्ट रिलेटेड है, बस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है वो। ओके सर, ओके। वो खर्चा क्यों हुआ? मैगी मंगवाया इसलिए ना, मैगी मंगवाते नहीं तो खर्चा भी नहीं होता था, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैगी आया करके वो खर्चा आया, मैंने मैगी मैन्युफैक्चर किया इसलिए मेरा वो खर्चा हुआ, बनाता नहीं तो खर्चा ही नहीं था, सिंपल। सर तो अभी भी किसी को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाउट है क्या? मैंने अभी इसके अंदर वो डिस्कस नहीं किया है, कौन सा खर्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से हिंट दिया है। मैं जस्ट हिंट के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, मुझे अभी तो वो फॉर्मेट बताना बाकी है, सब चीज बतानी बाकी है। जस्ट मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन ही समझ रहे। चलो, और किसी को डाउट है बेटा, डाउट पूछो, डाउट पूछना एक आर्ट होता है, इट डजंट मैटर, छोटा डाउट है बड़ा डाउट है, बिल्कुल शर्माने का नहीं ऐसे डाउट को लेके। डाउट डाउट होता है बेटा सर और डाउट में ऐसा भी नहीं सोचने का मेरे डाउट में लोग क्या सोचेंगे। जो इंसान ने जब तक ये सोचना चालू रखता ना बेटा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। डाउट पूछना चाहिए। सर बोलो। पूछ क्या बोलूं? सर अभी मेरा एक घर है और मैं उसमें रहता हूँ, तो उसका लाइट बिल क्या हुआ मेरे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस ना? बेटा ये बिजनेस के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। पहला चीज, तेरा घर तेरा बिजनेस है, घर हाँ भाड़े पे देते मतलब तो वही लोगों को रहेगा। दुकान चला रहा रहेगा, मैं मेरा खुद का दुकान रहेगा तो। सिंपल था, तेरा इनडायरेक्ट है। दुकान में सामान क्यों बिका? तूने सामान खरीद के रखा इनडायरेक्ट। था, सामान क्यों बिका? फिर भी फैन लाइट तो चलने वाला है। यस। तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ, वो देखो बोलने वाला है क्या तेरा सामान नहीं बिका, इलेक्ट्रिसिटी बिल मत भर? नहीं सर। आंसर हाँ तो नहीं बोलना ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सामान बिकने अच्छा या नहीं बिकने से वो खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। सामान बिकने या नहीं बिकने से उस खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई भी खर्चा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके सर। यहाँ तक clear है? ऑल क्लियर सर। किसी को ऐसा यहाँ तक फास्ट तुमको लगता है स्पीड में जा रहा है तो बोल देना बेटा, मैं और स्पीड कम कर दूंगा। नहीं सर, बहुत स्लो मेरे जा रहे हो, पास मतलब नॉर्मल बराबर। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है, मेरे को बहुत सारे मेथड्स पता है, बस तुम डाउट नहीं करोगे, ये नहीं समझा तो मेरे पास अल्टरनेट मेथड से समझाऊंगा, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम। तो वो सब डाउट पूछोगे तो आएगा, डाउट ले पूछा तो नहीं, और जबरदस्ती में डाउट क्रिएट नहीं करने का। बेटा फिलहाल नाम याद रख, 3 नाम बनाते हैं, 3 अकाउंट। एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या होता है कैसे होता है बात है, वैसे नाम याद रखने बोले। एक अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, कच्चा प्रॉफिट, जो बिजनेस से रिलेटेड का अकाउंट है। एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम चाहिए, नेट प्रॉफिट के लिए इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। और डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया होगा। तो अब तक हमने इतना पढ़ा पक्का, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? एक एक स्टेप क्लियर करते जाना,
तो मजा आएगा तुमको भी। एक भी चीज दिमाग में Yes, टिकट sir. नहीं ना तो बी के सब्जेक्ट ऐसा है, जो टॉपिक जहाँ पे नहीं समझा वहां पे पूछ के क्लियर करते जाओ। सर हाँ बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं, मतलब उसमें सारे खर्च आ जाएंगे ना, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी दोनों आ जाएंगे ना? नहीं डायरेक्ट ऊपर लिख देगा ना ट्रेडिंग में, तो इधर क्यों डायरेक्ट आएंगे, सिर्फ इनडायरेक्ट ही तो आएंगे। प्रॉफिट लॉस में वो भी खर्चा ही है ना सर, उसको भी ले सकते हैं ना प्रॉफिट लॉस में, तभी तो निकलेगा करेक्ट प्रॉफिट लॉस। एक खर्चा दो बार लिखेगा। तूने ऑलरेडी तेरा जो डायरेक्ट खर्चा था वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया ना, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला ना। तो अभी जो खर्चे बाकी है वो लिखेगा तू यहाँ पे, ठीक है। ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बैलेंस शीट। इसके ऊपर दुनिया टिकी हुई है। चलो मुझे अभी तुमसे कुछ जानना है, क्या होता है बैलेंस शीट, किसी ने वर्ड सुना रहेगा तो। सुना है सर। हाँ बेटा, प्रॉफिट होगा तो जरूरी थोड़ी है, नहीं लॉस भी हो सकता है ना। सर बैलेंस शीट बड़ी मतलब, कंपनी, बैलेंस शीट मतलब बैलेंस, बिजनेस का क्या बैलेंस है, कितना उसके पास बचा है सामान, ओके खर्चे, सारे इनकम, ये दोनों चीज बैलेंस शीट में आता है। ओके। बैलेंस शीट में ना, वाह रोहित वाह, मैं यही बोल रहा था और तूने लिख दिया यहाँ पर चैट बॉक्स पे। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। जैसे मैंने कहता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में दो बातें होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस पे सर दो बातें होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। वैसे बेटा बैलेंस शीट में भी दो बातें आती है, एक होता है बेटा लायबिलिटी और एक होता है बेटा असेट। अब ये दो चीज के ऊपर अपना सबसे बड़ा डिस्कशन रहेगा आज का। चलो, जो जिंदगी में पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है उसके लिए पहला डिफिकल्टी आया रहेगा, सर लायबिलिटी क्या होता है, सर असेट क्या होता है। यहाँ तक सबको सब समझा रहेगा अगर जिंदगी में जितना पहली बार अकाउंट सुन रहा है, तो यही सब प्रैक्टिकल लाइफ में होते रहता है। बस मैंने थोड़ा उसको स्ट्रक्चर दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज असेट। तो लायबिलिटी से पहले मैं लायबिलिटी मतलब कर्जा। ओके, लायबिलिटी मतलब कर्जा, ठीक है। बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा क्या है? कैपिटल। 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 अभी कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। मनी। पैसा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, कोई तो बोल रहा था। ओके, मैं तो बोला अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सप्लेनेशन में लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर से पहले हम समझेंगे लायबिलिटी। इट इज एन अमाउंट which is payable to, सिर्फ इतना ही समझो, ऐसा कोई भी उधार खर्चा जो पे करना बाकी है, जो अभी भी क्या करना बाकी है बेटा, पे करना बाकी है। लायबिलिटी इज द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, 100% श्योर। ऐसा कोई भी कर्जा जो बिजनेस, देखो बिजनेस कभी भी खुद के पैसे से चालू नहीं किया जाता, मेरा ऐसा मानना है। कमा कमा के दूसरे को दो, बाहर का पैसा लो, बिजनेस चलाओ, पैसा कमाओ और उनको उनका शेयर दे दो। तो बताओ वैसे बिजनेस चालू करने के लिए, देखो मैंने बिजनेस आज चालू किया ना, मेरा आज से सेल हो रहा है, कभी चालू नहीं होने वाला। तो बिजनेस को स्टेबल होने के लिए 2-3-4 महीना लगता है, तब तक बिजनेस चलेगा कैसे? खर्चे तो डे 1 से चालू होने वाले, धंधा तो भी डे 1 से चालू होने वाला है। तो बिजनेस चालू करने के बाद देयर इज सम एक्सपेंसेस जो लगने वाले बिजनेस को,
अभी ये एक्सपेंस पे कहाँ से करूं मैं? एक तो क्या होता है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है तो मैं खर्चे दे रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस चालू करने के लिए सर्टन पैसा बिजनेस को लगता है। तो बिजनेस क्या करता है, उधार लेता है और पैसा लेके आता है। बट वैसे उधारी क्या करना है बिजनेस को, कभी ना कभी फ्यूचर में पे करना है। कि जो चीज पे करना बाकी है, लायबिलिटी। आज हम लोग सामान जब खरीदते हैं तो बट ऑब्वियसली 30 दिन का तो क्रेडिट पीरियड मिलता है कि 30 दिन के बाद आप पैसा देना। हम लोन पे सामान खरीद के आते हैं, बजाज फाइनेंस जिंदाबाद, जाते हैं दुकान में, भाई EMI मार, तेरे को थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में पैसा दूंगा। मैं बड़ा बड़ा असेट खरीद के लेके आ गया, मेरे को बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी चाहिए, तो मैं तो लोन पे लेके आया हूँ, मुझे पैसा पे करना बाकी है, बैंक से लोन निकाल के रखा है, मुझे पेमेंट करना बाकी है, मैंने सामान खरीद के रखा है, मेरे सप्लायर को मुझे सामान का पैसा देना बाकी है। तो ये जो भी कर्जे बिजनेस के ऊपर है, छोटे कर्जे बड़े कर्जे, ये सब कर्जे को हम क्या बोलते हैं बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बेटा हिंदी में लिख देने का, जिसको समझना है कर्जा, क्या बोलोगे बेटा, कर्जा। बिजनेस इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लायबिलिटी। तो ये कर्जे के अंदर कौन से कर्जे आते हैं, सब में एक ही कर्जा लूंगा फिलहाल, बाकी सब अब जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा कर्जा बिजनेस का इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब दिल्ली नहीं होता, एन अमाउंट ऐसा कोई भी अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बिजनेस चालू करने के लिए पैसा तो चाहिए, मेरे को बिजनेस चालू करना है, पैसा चाहिए, जो पैसा मेरे बिजनेस में डाला, श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस जब स्टार्ट हुआ तब जो पैसा इनिशियली बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम पे मैंने डाला है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, कैपिटल। कैपिटल सबसे बड़ा कर्जा, ये नहीं रहता तो मेरा बिजनेस चालू ही नहीं होता, ये नहीं होता तो मेरा बिजनेस चालू ही नहीं होता। जो मैंने सर डाउट है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। हाँ बेटा बोल, क्या सर डाउट डाउट है। बोल। सर आपने अपना SUCC खोला, क्लासेस खोला, तो समझो आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास बेंच बोर्ड था कहीं रखा हुआ, तो अगर आपने वो लगा दिया SUCC में, तो उसको कैपिटल बोलता हूँ क्या, बोल सकता हूँ क्या? किसी पैसा को ही बोल सकता हूँ कैपिटल? वापस बोल। मेरे पास बेंच पड़ा था, मैंने लगा दिया ना, मैं कुछ भी लेके आ रहा हूँ बिजनेस में, मेरे वो हर चीज कैपिटल है। मेरे को पता है कैपिटल डाल के बेंच तो खरीदता था कि नहीं खरीदता था, अबे मुझे बेंच नहीं खरीदना पड़ेगा, बस मैं घर से डायरेक्ट उठा के लेके आ गया हूँ, मेरे पास पड़ा था तो मैं कैपिटल डालता तो पैसा डालता। क्लास खोलना है तो बताओ, क्लास के लिए बेंच तो चाहिए, जो पैसा आता उससे मैं बेंच खरीदता था, अबे मुझे बेंच नहीं खरीदना है, बस मेरे पास ऑलरेडी, तो मेरा मतलब पैसा सिर्फ मनी नहीं आता, तुम गुड्स भी अगर घर से, कोई भी सामान भी घर से बिजनेस के लिए ला रहे हो, मैं घर से कंप्यूटर उठा के लेके आया, मुझे बिजनेस के लिए कंप्यूटर चाहिए था, तभी मैं उसको भी कैपिटल बोलूंगा। बिजनेसमैन ने अपने घर से कोई भी चीज बिजनेस पे डाल के रखी है, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल। इट मे बी इन मनी और इट मे बी इन काइंड। काइंड मतलब सामान, चीज, वस्तु भी वो हो सकती है, सामान, चीज, वस्तु भी वो क्या कर हो सकती है। चलो सबको लायबिलिटी और कैपिटल समझा क्या, लायबिलिटी और कैपिटल समझा क्या सबको? आगे बढ़ू, तुम्हारा परमिशन हो तो। जो चीज नहीं समझे वहां पर ही रोक दो, वहां पर ही पूछना चालू करो मेरे को, मैं 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। सर कैपिटल मतलब जो पैसा सर
हाँ बोल। हाँ बेटा बोल, कैपिटल मतलब जो पैसा हम लोग बिजनेस के लिए लगाते हैं वही ना? बेटा तेरे को नया बिजनेस चालू करना है कोई भी, तो बिजनेस चालू करने के लिए तूने जो खर्च पैसा लगाया है, जो पैसा लगाया है उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। मैंने मेरे बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, और मेरा सच बोलो एक दिल से इच्छा है पानीपुरी का लारी खोलने का, पानीपुरी का लारी खोलने का। तो वो बता, दुनिया में एक सीए जितना नहीं कमाता ना उससे ज्यादा पानीपुरी वाला कमाता है। आई विल प्रूव यू। योर फ्यूचर प्लान कंफर्म है बेटा, साइड बिजनेस कंफर्म है। विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट तुम कितना पैसा कमाता मुझे बताओ। यस बेटा, कैपिटल में गुड्स भी इंक्लूड होगा। देयर इज अ वन सर बोल बेटा। सर सर समझो पानीपुरी आपने वाला बहुत प्रॉफिट में रहता है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहता है बेटा, बहुत ज्यादा। सर वो 4 आना पैसा लगाता है और 12 आना उसको पैसा मिलता है। बेटा उससे भी ज्यादा। मैं तुमको एक हिसाब बताता हूँ एक पानीपुरी के बिजनेस का। आइडिया पे सर। कॉपीराइट यस मेरा कोई सर। प्रॉब्लम। हाँ बोल आशीष। नहीं नहीं सर कंटिन्यू, मैं करता है बाद में कंटिन्यू। हाँ ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। मुझे बताओ एक पानीपुरी वाला दिन में कितना प्लेट पानीपुरी बेचता रहेगा? एक साथ 5 लोगों को या 10 लोगों को पानीपुरी, 7 लोगों को तो मिनिमम पानीपुरी देता है। देखा है तुमने? यस सर। 100 मिनिमम सर 1000। 1000 मेरे को ज्यादा लगता है, बट 100 तो मिनिमम। हाँ एक राउंड में 7 प्लेट तो उसने दिया दिन में। ऐसे वो नहीं तो 10-20 राउंड तो ऐसे ही करता रहेगा वो। 20 राउंड तो ऐसे ही करता रहेगा। 150 प्लेट तो ऐसे ही दिखता रहेगा उसका। सिर्फ पानी पूरी बोल रहा हूँ मैं सेव पूरी, दही पूरी, भेलपूरी के बारे में तो बात भी नहीं की अभी तक। मैं एवरेज पकड़ता हूँ 150 प्लेट, 20 राउंड वो पानी पूरी का खेला। आया, सबको पानी पूरी दिया, मसाला पूरी खिलाया, गया बस। एक प्लेट 20 रुपए का, एक प्लेट यस 20 सर। रुपए का। मैं 30 वाला ऐसा भारी वाला भी ले रहा हूँ, हल्का वाला भी ले रहा हूँ। 150 इंटू 20 कितने का धंधा हुआ दिन का? 3000 रुपए का। 3000 रुपया दिन का धंधा। महीने का धंधा बोलो। 90,000। ये का इनकम कितना एक महीने का? 50,000, 60,000, 80,000। ये सिर्फ पानीपुरी का धंधा है। 90,000 रुपया। अभी तुम बोलोगे सर खर्चा, मुझे बताओ खर्चा क्या है पानीपुरी के बंदे में? पानीपुरी का पैकेट, तीखा पानी, मीठा पानी, रगड़ा। 50 रुपीज का। मैं 50 बोलूँ रुपीज का अगर उसने बल्ज में लिया तो उसको बहुत सस्ता पड़ता है सर। पानी पूरी वाले ने अगर पूरी का पैकेट बल्ज में लिया तो उसको सस्ता पड़ता है। बहुत बहुत बेटा पैसा है ये तो। सिर्फ पानीपुरी 90,000 पूरा साइड पे भी रख दिया ना। पानीपुरी, सेवपुरी, दहीपुरी, भेलपुरी, इतना धंधा है साइड में उसका। ये 90,000 सिर्फ कॉस्ट निकाल दो, सब बेचने का कॉस्ट रहेगा। खर्चा क्या है? उसके बाजू में उसके भाई रहता है, किसी और को तो अपॉइंट करता नहीं है वो बेचने वाला, उसके खानदान का कोई ना कोई रहता है। वो एक गाड़ी लेके आ रहेगा, गाड़ी का खर्चा। कमाना कितना है सोचो। फ्यूचर बिजनेस सेट है, ये धंधा तो होना ही चाहिए। कोई मेरे साथ खोल रहा है पार्टनरशिप में। मैं नहीं बेचने जाऊंगा, दूसरे को रखूंगा, डरो मत। तो मेरे साथ आ रहा है पार्टनरशिप में। तेरे साथ पार्टनर का मेरा आइडिया, मेरा पार्टनरशिप चाहिए। वो भी टेंशन मत लो, सर क्लास के कंटिन्यू सामने करूँ मैं? रखूंगा। हाँ 2 सर। मिनट रुक, एक्सप्लेन करने दे। क्लास के सामने रखूंगा, क्लास से बच्चे निकलने के सामने पानीपुरी एक रहना चाहिए। हाँ सर, इसमें 400 हाँ वही करते हैं। 200 प्लेट के पास में क्लास के तुमको आना चाहिए। सर मैं आने को तैयार हूँ आपके 400 साथ पार्टनरशिप में। चलो, और किसी का आगे किसी को कुछ पूछ रहे तो पूछो। हाँ आशीष कुछ पूछ रहा था तुम। अश्वान कुछ बोलना बेटा। सर बेटा बिजनेस आइडिया पूछो बस, ऐसे एक से एक बिजनेस आइडिया हर टॉपिक को बताओगे तुमको। बोल आशीष। सर अगर समझो आपने पानीपुरी का लारी खोला, समझो
हाँ, और लॉकडाउन लग गया तो लॉस में ही गया ना पूरा। खर्चा भी नहीं लगा मेरे को, खर्चा भी नहीं लगा। जिस दिन बिकेगा तब एक दिन में 3,000 का धंधा करके निकलूंगा मैं लॉकडाउन की तो बात ही, हाँ मैं तुमको नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। अगर तुम कोई भी बिजनेस देखोगे ना, देखो ओके सर। ये सब सोचो, महीने का 90,000 सिर्फ पानी पूरी के धंधे से, और ऐसा बिजनेस जहाँ पे इनकम टैक्स भी नहीं भर रहा। रिकॉर्ड क्या तुमने इतना बेचा है, देखो कितना प्लानिंग धंधे के पीछे। रिकॉर्ड क्या तुमने पानी पूरी बेच कर इतना पैसा कमाया है, ऑन पेपर क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैं क्लास चला रहा हूँ तो मेरे पास फी रिसिप्ट का रिकॉर्ड है, बैंक में पैसा है, बैंक में पैसा लेता, कैश प्योर कैश आ रहा है। काय का इनकम टैक्स, काय का जीएसटी, कुछ नहीं, पूरा पैसा अपने जेब में। धंधा रोड पे कर रहे हैं, ना रेंट का टेंशन ना कुछ। सोचो बेटा, देखो बिजनेस करने वाला जो एंटरप्रेनर रहता है ना बेटा, वो इतने लेवल तक सोच के बिजनेस करता है। तो हम क्या बोलते हैं, पानी पूरी वाला भैया बेटा तेरे से ज्यादा कमा रहे हैं, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ज्यादा वो कमा के जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। तो सोचेगा तुमने ये लॉजिक ऑब्जर्व करो बेटा। यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट बेटा, मैंने ऑब्जर्व किया था बिकॉज मुझे उसमें धंधा दिख रहा था। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ना, तुमको सोचना चाहिए सब चीज का। अभी देखो हम लोग बिजनेस वाले लोग हैं बेटा, तुम कॉमर्स लेने के बाद अगर जॉब करते हो तो सबसे बड़े फेलियर हो तुम लोग, ये मेरा मानना है। कॉमर्स लिया मतलब तुमको आगे जाके तो धंधा ही करना है, तो ही कॉमर्स लेके मतलब है। कॉमर्स करके तुम धंधा नहीं करोगे फायदा क्या। मैंने तो क्या सोचा था, मेरे को मेरे जीएसटी के लिए क्लाइंट मिल जाएंगे, तो ऐसे उसको समझाया था, देख सुन तू कितना बचता है, तेरा कितना इनकम है, किसी ने अगर सोच के तेरे पैसा क्लेम कर दिया तो क्या करेगा। मतलब मैं ऐसा लिटरली ऐसा सोच के उसको एक्सप्लेन किया था, जीएसटी का क्लाइंट बनाया मैंने उनको। क्या कर सकते हैं, मैंने बताया देख इसके आगे तेरे को कितना, तूने जीएसटी फाइल किया, तूने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तेरे पास इतना तेरा इतना बड़ा इनकम है, तू बताएगा तेरे को लोन ऐसे मिल जाएगा, लोन तेरे को मिलेगा तो तेरा घर अच्छा ले सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। तुम समझ रहे कि अपने को धंधा ढूंढना है उनमें, और उनमें धंधा ढूंढने के लिए पहले दिखना पड़ेगा कि वो कैसे धंधा कर रहा है। एक ऑटो रिक्शा वाला बेटा कितना कमाता है, एक सीएनजी का 200 रुपए का बाटला भरता है, 40 किलोमीटर चलता है उसका, 40 से 50 किलोमीटर वो सीएनजी के बाटले में उसका, और कितना कमाता है। एक ऑटो स्टेशन पे 10 से 40 रुपए गया, 40 रुपए आया, दिन का से मल्टीप्लाई कर लो, दिन का 1,000 रुपए भी कमाता है, 3,000 रुपए वो दिन का कमाता है साल महीने का, उससे ज्यादा ही होता है। हमको ये सब धंधे ना छोटे दिखते हैं, कौन ना, तो ये सब धंधे कभी उड़ के बाहर आते ही नहीं है ना। अभी क्लास में तो तुम क्या करोगे, क्लास में कितने बच्चे हैं, हाँ इतने बच्चे, मेरे से इतना फी लिया, चल इतना फी सब बच्चों से लिया रहेगा, मल्टीप्लाई करो, क्लास का धंधा इतना बड़ा। लोग ऐसे सोचते हैं, बैंक है तो कितना डिपॉजिट आता है, कितना एफडी बनाते, कितना लोन लेते, इतना पैसा बैंक का, किराने वाला इतना सामान बेचता, इतना पैसा। कभी ये सब छोटे छोटे धंधे हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, ये धंधे इतने काम के हैं। चलो धंधा छोड़ो इधर आओ, बट एक अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, तुमको समझना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे, वो पैसा इज योर कैपिटल। पैसा लाया कहां से, वो कर्जा है तुम्हारे सर का, ठीक है। चलो अभी असेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय असेट। मैंने बिजनेस में पैसा डाल दिया, बिजनेस चालू हो जाएगा, बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए डाल दिया, बिजनेस चालू हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए में से वो 10, हाँ एनी फिजिकल थिंग विच इज ओन्ड एज विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, ये असेट का डेफिनेशन हो गया। मैं तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ पूरा का पूरा। मेरे को क्लास चालू करना था, मैंने 10 लाख रुपए डाला, 10 लाख रुपया आया बैंक अकाउंट में, क्लास के बिजनेस चालू हो जाएगा नहीं,
ये 10 लाख रुपए में से कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, एक जगह लेना पड़ेगा, जगह के लिए कुछ पैसा जाएगा, दैट इज मेरा बिल्डिंग, मुझे बेसिक फर्नीचर बनाना पड़ेगा, बेंच, मुझे बोर्ड बनाना पड़ेगा, ये सब क्या है, मेरा असेट है, जिसके बिना मेरा बिजनेस, पैसा आने से बिजनेस नहीं चलता, वो पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है, बेसिक नीड्स, जिसके बिना मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, ये असेट नहीं हो सकता। असेट विच इज परमानेंट इन नेचर, एक ही बार इन्वेस्ट करना है। मैं बैंक से हर साल लेता हूँ, हर महीने बैंक से लेता हूँ, एक बार क्लास चालू किया तब बैंक ले लिया, अभी लाइफ लॉन्ग एक बार क्लास ले लिया, एसी ले लिया, अभी अगले 5-7 साल तक मुझे एसी नहीं चाहिए। एक बार क्लास लिया, कंप्यूटर ले लिया, एक बार क्लास का पैसा है, बोर्ड ले लिया, ये सब क्या है बेटा, मेरे असेट्स है, जिसके बिना मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो बिजनेस को बताना भी पड़ेगा ना, बिजनेस के पास ये लोगों ने पैसे दिए थे, 5 लाख रुपए कैपिटल आया था, ये 5 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, कुछ पैसा मुझे बिजनेस चलाने के लिए भी रहेगा, तो मेरे बैंक में भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस मेरा फर्नीचर मैंने खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो ये सब क्या है, मेरे असेट है, जिसके बिना तुम्हारा बिजनेस नहीं चल सकता। वो हर चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, असेट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड which is owned by business, जिसका ओनर कौन है, बिजनेस है। आज जो बेंच है, मैं नहीं बोल सकता मिलन शाह का बेंच है, नहीं, ये जो बेंच है वो श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस का है, ये जो बोर्ड है वो श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस का है, ये जो कंप्यूटर है वो श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस का है, जो एसी वो श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस का है, मिलन शाह का नहीं है। मिलन शाह ने सिर्फ पैसा दिया था, तो उसके बदले में यूनिक कॉमर्स क्लासेस मेरे को प्रॉफिट देता है, जो प्रॉफिट कमाता है वो पैसे का भी ओनर कौन हो गया, श्री यूनिक कॉमर्स क्लासेस। वो पैसे से उसने जो जो चीज लाया वो क्या हो गया, असेट। तो बिजनेस के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब देखते हैं ना, तो हमको ये भी देखना पड़ता है, ये प्रॉफिट और लॉस कमाया है, अभी मेरा बचा क्या ये साल, कितने असेट बचे। बिजनेस चालू किया तब मेरे पास इतना बिल्डिंग था, इतने रुपए का मेरे पास बेंचेस था, इतने रुपए के मेरे पास कंप्यूटर था, इतने रुपए के फर्नीचर थे, इतना मेरा उधार था, इतना उधार लाया था। आज क्या पूरा साल बिजनेस करने के बाद आज क्या पोजीशन है मेरा, कितने असेट है, कितनी लायबिलिटी, ये बताने का काम कौन करता है बेटा, ये बैलेंस शीट करता है। ये बताने का काम कौन करता है बेटा, ये बैलेंस शीट करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए 3 चीज चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तुमको पता है लोग फ्यूचर बैलेंस शीट बनाते हैं कि मेरा फ्यूचर फोरकास्ट है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी रहेगा, इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, इतना ये रहेगा, इतना वो रहेगा, उसके बेसिस पे आज आप जो बोलते हैं ना, नए स्टार्टअप बिजनेस सुना, नए बिजनेस लोन कहते हैं, बैंक को स्टार्टअप के लिए बिजनेस करना है, तुमको बिजनेस करना है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम लोगों को गवर्नमेंट के वहां से स्टार्टअप फंड मिलता है, तो तुमको ये बताना पड़ता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितनी जान है, फिर तुमको बिजनेस के लिए क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो तुम क्या करते हो, ये फ्यूचर है मेरा बिजनेस का, ऐसा फ्यूचर बैलेंस शीट बना के देते हो, और ये बनाने का काम अपना होता है। तभी वो लोग एक चार्टर्ड को पकड़ते हैं, एक अकाउंटेंट को पकड़ते हैं, वो तुमको ये सब बनाने में हेल्पफुल करता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देने का काम इनका है। सीए का काम टैक्स गिनना नहीं होता बेटा, याद रखना, सीए ये सब ब्यूटीफुल काम के लिए बना है, ठीक है। सो बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज आती है, लायबिलिटी और असेट। लायबिलिटी मतलब ये कर्जा कहाँ से बिजनेस आया, इसमें सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से बिजनेस को पैसा मिला, कहाँ से बिजनेस के सर पे कर्जा है। और असेट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट फंड, जो पैसा बिजनेस पे है उसको मैंने कैसे यूटिलाइज करके रखा हुआ, कितना मैंने बिल्डिंग में डाला है, कितना लैंड में डाला है, कितना मैंने फर्नीचर में डाला है, कितना मैंने टूल्स में डाला है, कितना कार में डाला है। अभी ओला है, उबेर है, तो उसका मेन असेट क्या रहेगा, कार। अगर वो खुद ओन करता है तो उसने कितना पैसा खुद की कितनी ओला कार खरीद के रखी है। एक तो वो क्या कहता है, शेयरिंग देता है, और एक उसकी खुद की कार भी चलती है मार्केट में,
तो उसकी खुद की कितनी का है, तो उसका मेन असेट क्या है, इसके बिना उसका धंधा ही नहीं चल सकता। सिंपल। चलो अभी इतना लिख लो, जिसका लिख लो बाकी है वो लिख लो, जिसका लिख के हो गया वो डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। डन सर। जितना स्क्रीन पर दिख, जिसका लिख के हो गया वो चैट बॉक्स में डन डालो। जितने लोग बैठे हैं सबको क्लियर है, जितना मैंने बताया है वो? किसी को नहीं समझा कुछ, किसी को दिमाग में डाउट है, किसी को कुछ क्वेरी है? यू कैन फ्री आपका बेटा, डरने का नहीं, बिंदास पूछ लेगा। 10-12 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोगों को मेरे को क्या समझ लेगा, या तो पूरा समझ गया या तो कुछ भी नहीं समझे। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ध्रुव, योगेश, विशा, अल्पेश, अश्वाज, भूषण, जिन ने रिप्लाई नहीं दिया उनका नाम ले रहा हूँ मैं। ध्रुवी, हर्ष, हर्षदा, जय, उदयराज, कशिश, पीयूष, महिमा, मनवीर, मीनू, निधि, वापस दे देते हैं बेटा, गुस्सा क्या होता है इतना? सबको समझा है ना बेटा? पक्का? ऐसा कोई एक बंदा नहीं है बेटा। 46 लोग हो गए, 50 लोग से 46 हो गए। देखो ऐसा होगा ना तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, आधा लेक्चर बैठोगे, आधा लेक्चर नहीं बैठोगे, मैं कुछ बोलूंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं समझेगा। अराइजेस फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम यहाँ से होती है। कोई भी टॉपिक पे आप लिखेगा, एक टॉपिक फ्लो में चल रहा है तो बीच में छोड़ के चले गए, फिर वापस जॉइंट हो गए तो नहीं समझेगा। एक लेक्चर छोड़ जाके तीसरा लेक्चर में आ रहे हो, नहीं समझेगा। तो तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा। 1.5 घंटा तो दिन का नहीं निकल सकते क्या? 1.5 घंटा बैठना ही रहना है, 5 से 6:30 बैठना है, मतलब बैठना है। कितने भी बड़े इंपॉर्टेंट फोन कॉल क्यों ना हो तुम्हारे, कितने इंस्टा प्रेमी ना हो तुम्हारे,
अभी तो ऐसे भी घर पे ही हो, ठीक है। चलो, तो आई होप आज एक सोल प्रोप्राइटरशिप बता देता हूँ। अभी छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, सबके पास ये असेट लायबिलिटी एक्सपेंस रहेगा। एम आई राइट? रिलायंस लिमिटेड है, Yes. श्री कॉमर्स क्लासेस है, किराने वाला है, पान वाला है, पानीपुरी वाला है, सलून वाला है, सबके पास रहेगा। देखो सलून वाला धंधा मैंने नहीं बताया तुमको, तो सलून वाला कितना कमाता है? लेडीज ब्यूटी पार्लर वाले का खर्चा रहता है प्रोडक्ट लाने का, मुझे बताओ जेंट्स सलून वाले का खर्चा क्या, कितना खर्चा? थिंक वो कितना एक्सपेंस करता रहेगा और कितना इनकम करता है। चला, एक कलर का डब्बा 300 रुपए का लाता है, 100 लोगों उसमें से कलर करता है, और एक एक कलर करने का 500 रुपया, 700 रुपया। एक फेशियल का क्रीम का डब्बा लाता है, 100 लोगों को उसमें से क्रीम को फेशियल करते हैं, एक फेशियल करने का 800 रुपया, 1000 रुपया। और हेयर कटिंग और शेविंग का तो भूल ही जाओ, एक इंसान सलून में क्या मतलब 200 रुपए तो मिनिमम देके आता है, 150 रुपए तो किधर भी नहीं है। मल्टीप्लाई करो धंधा कितना बड़ा है। हमको लगता है क्या, अगर हमको लगता है कितना छोटा कैटेगरी का धंधा है, एक्चुअली छोटे कैटेगरी में कितना बड़ा पैसा है। खर्चा क्या है उसका? रेंट है, वहां पे 2 लोग जो काम कर रहे हैं उनका खर्चा है, और जो प्रोडक्ट थोड़े बहुत लाता है वो। थिंक इनकम कितना है। हम कभी ये सब धंधे का इनकम गिनते ही नहीं है, बोलते इतना छोटे धंधे, इसको थोड़ी भाव दिया जाता है। तो बेटा धंधा कोई भी हो, तो यार बेसिकली इन्होंने धंधे को है ना, जिसने 11th स्टैंडर्ड में ओसी पढ़ा है, जिसने 11th स्टैंडर्ड में ओसी पढ़ा है ना, दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो सब बिजनेस का है ना, ये 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आता है। ये 5 में से एक कैटेगरी में आता है। या तो वो सोल प्रोप्राइटर रहेगा, पानीपुरी वाला, सलून वाला, पान वाला, ये सब क्या हो गए? सोल प्रोप्राइटर हो गए। वो खुद ही अपने बिजनेस के मालिक है, बिजनेस अलग नहीं है। एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? इसका मतलब ऐसा होता है कोई भी बिजनेस जो 3 जनरेशन तक चल के आए। फॉर एग्जांपल रिलायंस, वो कंपनी है बट स्टिल जब तक वो कंपनी नहीं बनता तब तक हम उसको एचयूएफ बोल सकते थे। 3 जनरेशन ना, धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, मुकेश ने बढ़ाया, अनिल ने डुबाया, और आगे अभी आज उसके बेटे लोग समीर, अनिल, ये वो आगे लेके जा रहे धंधे को। लिज्जत पापड़, एमडीएच मसाला, ये सब क्या पता है? ये सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, ये कंपनी नहीं है। लिज्जत पापड़ इज हिंदू अनडिवाइडेड, 3 जनरेशन से बिजनेस चलता है। बेडेकर का वो अचार, बेडेकर अचार नाम सुनेगा, बेडेकर लोणचं, वो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। पार्टनरशिप, 2 लोग से ज्यादा लोग साथ में मिलकर धंधा करते हैं। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल, मला ते एक हौस होती की मैं 4 लाईट आणि शांत बसून राहायचं। सर हाँ जैक्सन जोन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या? जैक्सन जोन्स बेटा कंपनी है, रजिस्टर्ड है बेटा कंपनीज एक्ट में। जो भी रजिस्टर्ड का हो जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, हम उसको कंपनी बोल देते हैं। उसके पहले वो ये 3 में से कुछ भी हो सकते हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, एक लॉ है, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं कि जो लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, इनका मेन मोटो प्रॉफिट नहीं होता। मेरा कहने का मकसद ये बताने का, ये 5 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग मेथड से बनते हैं। बनता यही है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, असेट लायबिलिटी, हर एक का बैलेंस शीट भी बनता है। बट 5 का अलग अलग। तो हमको जो 11th स्टैंडर्ड था ना, उसपे सोल प्रोप्राइटर था,
ये तुमको आएगा टीवाई बीकॉम में ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में, या सीए सीएस करोगे तो वहां पर आएगा। पार्टनरशिप का पढ़ना है 12वीं में, कंपनी का पढ़ना है एसवाई बीकॉम में, नहीं तो सीए सीएस करोगे तो 2nd लेवल का आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है टीवाई बीकॉम में, या तो सीए सीएस करोगे उसका आएगा। मतलब हमको पांचों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना है। पांचों लोग प्रॉफिट, तुम किधर भी जाओगे तो 5 में से किधर ही धंधे पे काम पे लगोगे, जॉब भी करोगे तुम ये 5 में से किधर ही करने वाले। तुमको तो हर एक का आना चाहिए कैसे निकालते प्रॉफिट लॉस, इसलिए हमको ये सबका सिलेबस में। बट ये जो 11th और 12th वाला पार्ट है ना, ये वेरी इजी। जो 11th में पढ़ा है मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, सिंगल बंदे का निकाल रहे हो, सोल प्रोपराइटर मतलब सिंगल ओनर। पार्टनरशिप में 2 लोग है तो जो प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट जो मिलेगा ना तुमको, ये नेट प्रॉफिट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, विच इज व्हाट पार्टनरशिप। बाकी पूरा ये 3 अकाउंट ही बनेंगे, पूरा एज इट इज बनेगा, कुछ नया नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं हम लोग, जो चालू किया है वो सोल प्रोपराइटर से स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप तक खत्म होगा। जो आपका 11th का फाइनल अकाउंट भी लेगा, 12th का फाइनल अकाउंट भी लेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो सर, ऑल क्लियर। आज जितना बताया, आज जितना पढ़ाया, रात को एक बार 10-15 मिनट निकालना, पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना, सब चीज कलेक्ट हो रही है क्या। तुम लोग को अगर हैबिट रहेगा तो राइटिंग नोट बनाते जाओ। जब मैं बोल रहा हूँ तुमको लग रहा है कुछ नया चीज है मेरे दिमाग से निकल जाएगा, मुझे याद नहीं आएगा ना, रफ वर्क में लिखते जाने का। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, राइटिंग नोट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी लिए थे, तो ना ये मैं जब बोलते रहोगे तभी लिख ले लेगा। तो देखो ये तुम्हारे लिए, तुम जितना तुम्हारे लिए क्लियर रहोगे, तुम देखो, तुम मुझे को बताओगे, मेरे को तो मैं तो एक्सप्लेन करने वाला, तुमने लिख के रखा तो क्या, तो दूसरी बार देखोगे तुमको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया हुआ था, सर ने एक्सप्लेन किया हुआ था। तुम लोगों को देखो एग्जाम में देखो एवरेज 80, 85, 90 निकालना है ना, एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। जितना रोज क्लास में पढ़ा के हो रहा है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा होता है, रोज घर पे जाके उतना गो थ्रू कर लेने का, रिवाइज कर लेने का। जितने सम क्लास में हुए, लेक्चर में 1 सम हुआ, 2 सम हुआ, दोनों सम वापस लेके घर में प्रैक्टिस कर लेने का। होमवर्क वाला टाइम इसमें ऐड नहीं करने का, होमवर्क के लिए अलग से टाइम देना। मैं बोल रहा हूँ आज जितना क्लास में पढ़ाया उतना घर पे आके रिवाइज कर लो, तुमको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पढ़ाई को लेकर कभी भी नहीं आएगा। ओसी पढ़ाया, ओसी के 2 आंसर लेक्चर में हुए, घर पे जाके वो 2 आंसर बाहर कर डालो बस। तुम एग्जाम के 1 वीक पहले एक साथ पूरा 20 आंसर पढ़ने बैठते हो, बेटर रोज 2-2 आंसर करो ना, उसमें भी हेड पॉइंट अच्छे से बाहर रखो, अंदर का कंटेंट समझ के। देखो आज पढ़ना है ना, तुमने आज पढ़ाई किया है ना, मैंने आज ही एक्सप्लेन किया है ना, तुम्हारे दिमाग में आज बहुत फिट रहेगा। हेड पॉइंट अच्छे से पढ़ लो, एक बार अंदर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, हेड पॉइंट बाहर, फिर खुद के वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, तुम लिखो उसी के। तुम सोचो अगर तुम ऐसा रोज पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ाई कितने लेवल पे मस्त जाएगा, तुम्हारा स्टडी कितना अच्छे से होगा। ये तुमको रोज कसम खा के रखनी है, मेरा लेक्चर हो या कोई भी सर का लेक्चर हो, कोई भी मैम का लेक्चर हो, आज जो पढ़ाया वो आज घर पे जाके रिवाइज कर लेना। घर पे जाके मतलब नेक्स्ट लेक्चर आज के दिन में आज ही कर लेने का, रात को सोने से पहले। आज सम सॉल्व करवाया अकाउंट्स का, मैथ्स का, घर पे जाके वापस सॉल्व कर लो वो सम। होमवर्क यहाँ पे नहीं गिनने का, इतना फॉलो करोगे 80%, 85% तो किधर भी नहीं है, दूसरा स्टडी का प्रेशर नहीं आएगा तुमको लास्ट में। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया है वो घर पे जाके पूरा अच्छे से रिवाइज करके खत्म कर लेना। तुम पढ़ोगे तो तुमको डाउट आएगा, तुम नेक्स्ट पूछ सकते हो, पढ़ोगे नहीं तो डाउट कैसे आएगा। आज पढ़ना, कल हम वापस जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब हम वापस डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे चैप्टर को लेकर। ठीक है, और पढ़ते टाइम तुमको कुछ डाउट आ रहा है तो कल लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं पूछूंगा तुमको, तब डाउट क्लियर करवा लेना।